यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आपको एक हाथी का बच्चा दिख रहा है। तो ये हाथी का बच्चा अगर आपको कहीं पर भी दिखे तो आप बस इतना समझ जाइएगा कि ये हडूप का लोगो है। अब ये हाथी के बच्चे को लोगो को ही क्यों डिसाइड किया गया, तो इसके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे कि इसके लोगों को कैसे डिसाइड किया। काफ़ी थोड़ा फनी है, इसे देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ हडूप। अब हिस्ट्री में काफ़ी चीज़ अभी हम लोग देखेंगे कि हडूप का नाम क्यों हडूप पड़ा। ओके, तो अभी मैं इस सब चीज़ों को इरेज कर देता हूँ। तो मैं इरेज कर दिया और यहाँ पे पेन टूल लेता हूँ। ओके, तो देखिए अब हिस्ट्री ऑफ हडूप में हम लोग बात करते हैं, जैसा कि देखो अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इज द डेवलपर्स ऑफ हडूप। जो अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है ना, यही है हडूप का डेवलपर, ठीक। और इसके को फाउंडर हैं डोंग कटिंग एंड माइक कैफेरेला, ठीक। अब इसके को फाउंडर आपको पता चल गया होगा, डोंग कटिंग एंड माइक कैफेरेला हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि इस हडूप के लोगों को कैसे डिसाइड किया गया और इसके नाम को कैसे डिसाइड किया गया कि इसका नाम हडूप ही रखा जाए। तो यहाँ पर जो डोंग कटिंग थे, ठीक है, इनका एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है। घर में सबके बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो सभी बच्चे खिलौने खेलते हैं, तो इनका भी जो बच्चा था ना वो खिलौना खेलता था, और वो जो इसका खिलौना था वो एक हाथी का छोटा सा बच्चा था, और उस खिलौने को हडूप हडूप करके वो बुलाता था, उसके साथ खेलता रहता था। तो डोंग कटिंग एक दिन देखे कि उनका बच्चा उस खिलौने के साथ खेल रहा है, उसका नाम हडूप रखा है, तो इनको बहुत पसंद आया। तो वो क्या किए, उस खिलौने के नाम पर ही इसका नाम, इस टेक्नोलॉजी का नाम उन्होंने हडूप रख दिया। ओके, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसे इसका नाम हडूप रखा गया, ठीक है, और इसका लोगो कैसे डिसाइड किया गया, ठीक। इन अक्टूबर 2003 में गूगल फाइल सिस्टम का फर्स्ट पेपर रिलीज किया गया था, और 2006 जनवरी में मैप रिड्यूस की डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद 6000 लाइन की कोडिंग की गई थी पूरी। अब समझ लो 6000 लाइन की कोडिंग की गई थी, और उसमें से 5000 लाइन की जो कोडिंग थी ना वो HDFS के लिए की गई थी। HDFS वही कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, यानी कि जहां पर ये जो आपका डेटा होता है ना, टेराबाइट पेटाबाइट में जो भी आपका डेटा होता है वो स्टोर होता है एज अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। ओके, तो HDFS की जो कोडिंग की गई थी वो 5000 लाइन में कोडिंग की गई थी, और अप्रैल 2006 में हडूप का 0.1.0 जो वर्जन था उसे रिलीज किया गया था। ओके, आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम इसको डिलीट करते हैं, जो भी चीज़ हम लोग किए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट पे देखते हैं अपाचे हडूप। देखो मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है द अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, तो ऊपर आप लोग देखे हैं ना कि अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ही है जो हडूप का डेवलपर किया है, इसलिए इसका अपाचे हडूप भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि एक्चुअल में अपाचे हडूप होता क्या है, ठीक। वो तो था हिस्ट्री, थोड़ी की हिस्ट्री के बारे में हम लोग जान लिए। अब यहाँ पे थोड़ा अपाचे हडूप के बारे में देखते हैं। तो ये देखो, अपाचे हडूप इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क, ठीक, फॉर स्टोरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, एंड परफॉर्मिंग द कंप्यूटेशन। अब समझिए इसे, हडूप जो है ये ओपन सोर्स है। अब जैसा कि ओपन सोर्स क्या होता है, जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी फ्रेमवर्क आपका ओपन सोर्स रहता है, उसे यूज करने के लिए हमें पैसे पेमेंट करने नहीं होते हैं, हम उसे फ्री में कर रहे होते हैं। ओके, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, ठीक। तो इसलिए ये ओपन सोर्स है, इसे कोई भी ओपन टू ऑल है, बहुत ही आसानी से यूज कर सकता है, और इसका यूज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्यों, क्योंकि हम बिग डेटा को यूज ही इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है और उस डेटा पे हमें प्रोसेस करना है, एनालिसिस करना है, ताकि हम उससे एक डिजायर्ड आउटपुट ले सकें। इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए और उस डेटा पे कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए। अब कंप्यूटेशन क्यों परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो डेटा है उस पर कंप्यूटेशन परफॉर्म नहीं करेंगे तो उससे हम डिजायर्ड आउटपुट कैसे ले पाएंगे। ओके, तो हडूप जो है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क है। इसका यूज किया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए और उस डेटा पे कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक। और ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस्ड है। हाँ, ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर ही बेस्ड है, और भी है, लेकिन देखो अगर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पहले से आती है ना, अगर आप इसे फेमिलियर है तो आपको बहुत मजा आने वाला है। इस पूरे बिग डेटा के ट्यूटोरियल में बहुत सारी चीजें हैं, आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो देख लेते हैं इसके बाद हम लोग कॉमन फ्रेमवर्क्स ऑफ हडूप, ठीक है। तो यहाँ पे पहले नंबर पर क्या है, हाइव। अब हाइव का काम क्या होता है, तो इट यूजेज हाइव क्यूआई फॉर डेटा स्ट्रक्चरिंग, इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। फॉर राइटिंग कॉम्प्लिकेटेड मैप रिड्यूस इन HDFS। अब देखो कॉम्प्लिकेटेड मैप रिड्यूस इन HDFS, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं।
तो देखो हाइप जो है ना ये यूज करता है हाइप क्यूआई को फॉर डेटा स्ट्रक्चरिंग। आपका जो डेटा है वैसे तो नहीं स्टोर हो जाएगा जाके, वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपका स्टोर होगा। तो डेटा की जो स्ट्रक्चरिंग करनी होती है वो हाइप की मदद से होती है, और जो कॉम्प्लिकेटेड मैप रिड्यूस लिखने होते हैं ना एचडीएफएस में, इसकी मदद से किया जाता है। अभी मैप रिड्यूस के बारे में आगे हम बहुत डिटेल से देखेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं, मैप रिड्यूस इसलिए यूज किया जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए। जो डेटा है आपका पैरेलल प्रोसेसिंग करने के लिए, यानी एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस करने के लिए हम मैप रिड्यूस का यूज करते हैं। ओके, देन इस पर सेकेंड नंबर पर अगर बात करें ड्रिल की, तो ड्रिल क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब देखो यूजर डिफाइंड फंक्शन को कंसिस्ट करता है, आप लोग जानते हैं कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं और कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, पहले से डिफाइंड होते हैं, बस उसे यूज करने होते हैं। लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं ये यूजर खुद डिसाइड करता है कि कौन सा फंक्शन लिखना है, ठीक है, वो खुद डिफाइन कर रहा होता है, ठीक। एंड यूज फॉर डेटा एक्सप्लोरेशन, तो ड्रिल का काम क्या होता है, ये कंसिस्ट कर रहा होता है यूजर डिफाइंड के फंक्शन को, और डेटा एक्सप्लोरेशन के लिए यूज किया जाता है। ओके, देन थर्ड नंबर पर देखते हैं हम लोग स्टॉर्म की। तो स्टॉर्म क्या करता है, इट अलाउज रियल टाइम प्रोसेसिंग एंड स्ट्रीमिंग ऑफ डेटा। अब रियल टाइम प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, मैं एक आपको एग्जांपल देकर बताता हूं जिससे आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये रियल टाइम प्रोसेसिंग ऐसे होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप टीवी में कोई सीरियल देख रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं, तो रिमोट के बटन से जैसे ही वॉल्यूम अप एंड डाउन करते हैं तो तुरंत हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड लेट 2 सेकंड लेट हो रहा होता है, ऐसा नहीं होता है। तो जो आपका रिमोट अप एंड डाउन करने पर जैसे ही आपका वॉल्यूम अप एंड डाउन हो रहा है तो वो रियल टाइम पे हो रहा है। ओके, तो यही होता है रियल टाइम। आप रिलेट कर पा रहे होंगे, जो भी चीजें हैं वो लैग ना करे, मतलब उसमें देरी ना हो, ठीक है, तो वो रियल टाइम नहीं होता है। जो चीजें फ्रीक्वेंट तुरंत होती हैं, तुरंत इंस्टेंट एक्शन लिया जाता है, वही चीजें होती हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग पे। ओके, तो आई होप कि आपको स्टॉर्म समझ में आ गया होगा कि क्या होता है स्टॉर्म। अब इसके बाद बात करते हैं स्पार्क की। तो स्पार्क क्या कर रहा होता है, ये इट कंटेन्स सम मशीन लर्निंग लाइब्रेरी। तो ये मशीन लर्निंग लाइब्रेरी को कंटेन करता है, ठीक है, और इसका वाइडली यूज किया जाता है डेटा प्रोसेसिंग के लिए। बस इतना समझ लो, स्पार्क जो है ये कंटेन कर रहा होता है एक मशीन लर्निंग लाइब्रेरी, और इसका वाइडली यूज किया जाता है डेटा प्रोसेसिंग के लिए। और ये सपोर्ट करता है जावा, पाइथन एंड स्केला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। शायद स्केला आपको नई लग रही होगी, पहली बार हो सकता हो आप लोग सुन रहे हो। अगर आप पहले जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस बिग डेटा में हम स्केला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी सीखेंगे, जो कि एक पार्ट है। ओके, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट जगह पे यूज होता है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहीं पे यूज हो जाती है ना, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो काम नहीं कर पाती है उतने अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक एडवांटेजेस होता है। तो जो हडूप है ना, ये सपोर्ट करता है जावा, पाइथन एंड स्केला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। देन फिफ्थ नंबर पर जो है पिग है, तो इट हैज पिग लैटिन एसक्यूएल लाइक लैंग्वेज एंड परफॉर्म डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। देखो जो पिग होता है एसक्यूएल लाइक लैंग्वेज है, ये क्लियर हो गया। अब देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, पहले डेटा की बात करते हैं। यूनिट 1 में हम लोगों ने देखा था कि डेटा के टाइप्स क्या थे, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। सेमी टाइप के डेटा थे ना, फिर स्ट्रक्चर टाइप के डेटा थे ना, तो एक अनस्ट्रक्चर्ड टाइप का डेटा था। तो अनस्ट्रक्चर्ड में क्या था कि वैरायटी ऑफ, मतलब वैरायटी टाइप्स के आपके डेटा थे, जैसे कि कुछ ऑडियो, कुछ वीडियो, कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट में थे। तो ये सभी चीजें अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में थी। ओके, तो यही करता है पिग, परफॉर्म डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। आई होप कि आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी।